हेलो स्टूडेंट्स। आइए कंटिन्यू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की थ्योरी क्लास की सीरीज को। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में। स्टमक, इसके पार्ट्स, इसके फंक्शन, इसके एंजाइम्स, इसकी फंक्शनिंग, इसके गैस्ट्रिक जूस की कैपेसिटी, इन सब के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टमक क्या होता है? बेसिकली एक फूड रिजर्वोयर होता है। स्टमक का इस तरीके से डायग्राम होता है। इसको क्या बोलते हैं? फूड रिजर्व, खाने को स्टोर करके रिजर्व रखने वाला। या फिर ये क्या है? एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है, अंदर से खोखला, अंदर से खाली। और ये सबसे देखो पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक है उसमें सब ऐसे पाइप सी जैसे रहते हैं, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इसोफेगस है, ये सब। लेकिन स्टमक क्या होता है? ये सबसे चौड़े वाला एक बीच में एक पोर्शन आता है। कौन सा होता है? एक चौड़े वाला पोर्शन आता है, द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ जीआईटी हम इसको बोलते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं इसके डिटेल की। तो अगर मैं बात करूं लेंथ, तो इसोफेगस की भी लेंथ कितनी थी? 25 सेंटीमीटर थी। और इसका डायमीटर, चौड़ाई जो इसकी रहती है वो कितनी रहती है? 10 सेंटीमीटर की रहती है। उसके बाद है, जब ये खाली होता है तो जे शेप का होता है, और जब ये भर जाता है तो पीली शेप, मतलब नाशपाती के आकार का होता है। अब इसके बाद बात करें स्टमक की कैपेसिटी की। यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन निकलते हैं। देखो, अगर जो छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो उसकी स्टमक की कैपेसिटी होती है 30 ml, दैट इज 11, एक नींबू के साइज जितनी। कितनी? एक नींबू के साइज जितनी। अब बात करें अडल्ट की, तो 1.5 लीटर, 1.5 लीटर, 1.5 लीटर कैपेसिटी होती है। उसके बाद रेजिडुअल कैपेसिटी, मतलब क्या है कि खाना स्टमक से आगे इंटेस्टाइन में चला गया है, तो उस दौरान जो खाना थोड़ा बहुत स्टमक के अंदर बचाया जाता है, दैट इज कौन कितना होता है? 100 ml, दैट इज रेजिडुअल। रेजिडुअल मतलब बची हुई कैपेसिटी। इसके बाद है, बात करें इसकी स्पिंटर की, तो कार्डियक स्पिंटर जो कि इसोफेगस और स्टमक के बीच में होता है, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ये होता है। तो ये वाला जो इसोफेगस के और स्टमक के बीच में होता है, इसको बोलते हैं कार्डियक कार्डियक स्पिंटर, क्योंकि ये हार्ट के आसपास होता है। और जो नीचे वाला इस तरीके से रहता है, तो ये कौन सा होता है? पाइलोरिक स्पिंटर। इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन बच्चों में पाई जाती है, पाइलोरिक स्टेनोसिस। वो भी हम पढ़ेंगे जब हम पीडियाट्रिक करेंगे। इसके बाद है, कार्डियक स्पिंटर इसोफेगस स्टमक के बीच में पाया जाता है। और पाइलोरिक जो स्पिंटर है वो किसके बीच में पाया जाता है? स्टमक के और ड्यूडिनम, क्योंकि स्मॉल, जैसे स्टमक हमारा खत्म होता है, यहाँ से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, ऐसे। तो अब बात करते हैं इसकी सरफेसेस के बारे में। तो दो सरफेस होती है, एक होता है ग्रेटर कर्वेचर, एक होता है लेसर कर्वेचर। अब है जैसे ये वाली, तो ये इस तरीके की, जो ये बड़े वाली कर्वेचर है, ग्रेटर कर्वेचर है, ये कैसी होती है? कन्वेक्स शेप की होती है। और ये जो छोटे वाली कर्वेचर है, ये कौन सी है? ये छोटे वाली जो कर्वेचर है, ये कौन सी होती है? कॉनकेव शेप की। इसके बाद है, अगर बात करें इसकी फोल्ड्स की, तो वही ग्रेटर ओमेंटम, जो ऐसे स्टमक का जब डायग्राम बनाते हैं, तो ये वाली दो जो बड़े वाली होती है इसको बोलते हैं ग्रेटर ओमेंटम, और ये जो ऐसे छोटे वाली होती है इसको बोलते हैं लेसर ओमेंटम, सॉरी। उसके बाद है, अब बात करते हैं स्टमक की ग्लैंड्स की। तो स्टमक के अंदर 3 ग्लैंड पाई जाती हैं। कार्डियक ग्लैंड जो कार्डियक पोर्शन में पाई जाती है, फंडस जो आगे फंडस वाले पोर्शन में, और पाइलोरिक ग्लैंड जो पाइलोरिक पार्ट में पाई जाती है। तो कार्डियक ग्लैंड कौन सी होती है? ये पाई जाती है कार्डियक पार्ट में। और इसके पास कौन सी सेल होती है? म्यूकस नेक सेल पाई जाती है। देखो, पूरे स्टमक के अंदर म्यूकस नेक सेल पाई जाती है, जिनका मेनली काम क्या होता है? म्यूकस को सिक्रेट करना। और ये म्यूकस का दूसरा नाम क्या होता है? म्यूसिन। उसके बाद है, जो फंडस ग्लैंड होती हैं वो पाई जाती हैं फंडस बॉडी पार्ट में, स्टमक के पार्ट जो रहता है फंडस के अंदर, ठीक है। और इसकी, ये भी, इसके पास भी कौन कौन सी, एक तो म्यूकस सेल प्रेजेंट होती है, इसके पास दूसरी एक कौन सी पाई जाती है? पराइटल सेल्स पाई जाती हैं। पराइटल सेल्स पाई जाती हैं, जिनको बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स, ठीक है। और ये क्या करती है? एचसीएल सिक्रेट करती है। और इंट्रेंसिक फैक्टर, इंट्रेंसिक फैक्टर क्या होता है? विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन के लिए जो चाहिए होता है, दैट इज इंट्रेंसिक फैक्टर। अब बात करते हैं, इसके अंदर एक और सेल पाई जाती है, चीफ सेल पाई जाती है, जो कि क्या सिक्रेट करती है? लाइपेज एंजाइम, पेप्सिनोजन एंजाइम, और एक रेनिन एंजाइम। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जी रेनिन तो हमने किडनी के अंदर सुना था। नहीं, वो रेनिन ये वाला रेनिन होता है,
ठीक है। और ये जो हम ये रेनिन पढ़ रहे हैं, ये RENNIN वाला रेनिन होता है। ये रेनिन क्या करता है, बच्चों के अंदर, बार बार देखा होगा कि बच्चे ने दूध गिरा दिया, है ना, तो मिल्क कर्डिंग एंजाइम होता है। ये क्या होता है, मिल्क कर्डिंग एंजाइम, जो दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये बेसिकली अडल्ट में बहुत कम पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है, पीडियाट्रिक में, बच्चों के अंदर पाया जाता है। तभी तो बच्चे को थोड़ा सा दूध पिलाते ही अगर जो एक्स्ट्रा हो जाता है उसकी दही बन जाती है, तो वो बार बार उल्टी करता है या दही दूध निकालता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो किसकी वजह से हो रहा है, रेनिन की वजह से। तो ये आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद है पाइलोरिक ग्लैंड। जो पाइलोरिक ग्लैंड है वो पाई जाती है पाइलोरिक वाले पार्ट में। इसके पास देखो म्यूकस नेक सेल्स होती है जो कि म्यूकस सिक्रेट करती है। दूसरा क्या होता है, इसके अंदर जी सेल्स पाई जाती हैं, जो दो लोकेशन पे, एक तो पाइलोरिक वाले पार्ट पे होती है और एक ड्यूडिनम वाले पार्ट पे। जब हमने स्टमक का डायग्राम पढ़ा, जब हमने स्टमक का ऐसे डायग्राम पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि इस तरीके से ये वाला पाइलोरिस वाला पार्ट होता है, जिससे आगे क्या है, ड्यूडिनम स्टार्ट हो जाता है। तो जो दो तरीके की दो जगह पाई जाती है हमारी कौन सी सेल, जी सेल्स पाई जाती है। एक तो यहाँ पर भी पाई जाती है जो पाइलोरिस वाला पार्ट है और ये पाइलोरिक वाला पार्ट है, और दूसरा कौन सा, हमारा जो ड्यूडिनम वाला पार्ट है, यहाँ पर भी पाई जाती है। अच्छा, अब जो पाइलोरिक वाले पार्ट में होती है वो तो क्या करती है, स्टमक को गैस्ट्रिक सिक्रेशन के लिए, कि यहाँ पर जो भी गैस्ट्रिक सिक्रेशन होता है उसको सिक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करती है। और जो ड्यूडिनम वाले पार्ट में पाई जाती हैं वो यहाँ से क्या होता है, पेनक्रियाज का एक कनेक्शन बनता है ड्यूडिनम के पास से। तो ये वाली जो ड्यूडिनम में पाई जाती हैं, ये क्या करती है, पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करती है अपना सिक्रेशंस निकालने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। अब इसके बाद जैसे ये देखो स्टमक का जो है, हम डायग्राम की बात करें तो इस तरीके से ऊपर वाला देखो, ये वाला पोर्शन कौन सा होता है, कार्डियक पार्ट होता है। ये वाला फंडस, फिर ये है, ये वाला पोर्शन जो बीच वाला पूरा रहता है, ये रहता है हमारी बॉडी, और ये वाला पार्ट कौन सा रहता है, पाइलोरिक एंट्रोम। अब ये है पाइलोरिक स्पिंटर, जो वो दरवाजा जो ढक्कन जैसा रहता है, फिर इससे आगे ड्यूडिनम स्टार्ट हो जाता है, ये पाइलोरिक एंट्रम। अच्छा, इसके अब अगर लेयर्स की बात करी, 4 लेयर्स होती हैं। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिकली 4 ही लेयर होती है। जो सबसे आउटर वाली होती है उसको बोलते हैं सिरोसा। उसके बाद है जो अंदर वाली होती है, फिर होती है मस्कुलर लेयर, फिर सब म्यूकोजा और म्यूकोजा। तो ये लेयर इस तरीके की रहती है। जो आउटर वाली होती है उसको बोलते हैं सिरोसा, जो ये बाहर वाली दिख रही है। उसके बाद है ये पर्पल वाली, ब्लू वाली है, जो ये है मस्कुलर लेयर। फिर ग्रीन वाली है सब म्यूकोजा, और सबसे अंदर जो ब्राउन कलर की है उसको बोलते हैं म्यूकोजा। अब क्या है, जो मस्कुलर लेयर है उसके अंदर भी 3 तरीके की मसल्स पाई जाती हैं। एक रहती है लॉन्गिट्यूडनल, जो कि लंबे वाली रहती है। फिर उसके बाद है एक सर्कुलर वाली मसल्स रहती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद है, और थर्ड है वो ऑब्लिक वाली मसल्स रहती है। कौन सी रहती है, ऑब्लिक वाली मसल्स। अच्छा, बेसिकली अगर देखा जाए तो इन मसल्स का मेन काम क्या होता है, इन मसल्स का मेन काम क्या होता है, इनकी मूवमेंट से क्या होता है, फूड जो पार्टिकल्स है उसको ग्राइंड करने का काम होता है। क्या करने का काम होता है, ग्राइंडिंग का, मतलब खाने को अच्छे से हजम करने का, पचाने का काम होता है, अच्छे से क्रश करने का काम होता है। इसके बाद है मसल्स लेयर बताया, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर और ऑब्लिक। और ये मसल क्या करती है, चर्निंग मूवमेंट, मतलब खाने को पीसने का काम करती हैं। अच्छा, जब फूड के अंदर क्या मिला था, सलाइवा मिला था, तो उसको क्या बोला था हमने, बोलस। अब अगर उस बोलस के अंदर, फूड के अंदर नहीं, ये याद रखना है, अब फूड तो बचा ही नहीं ना, अब तो बोलस आया ना स्टमक तक जो आया इसोफेगस से होते हुए। तो बोलस के अंदर जब भी क्या मिल जाता है, HCl मिक्स हो जाता है, तो वो चीज क्या बनाती है, काइम। उसको क्या बोलते हैं, काइम। अच्छा, अब ये है, इस काइम के बनने में कौन कौन से गैस्ट्रिक जूस इन्वॉल्व होते हैं। देखो, जो स्टमक होता है उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट किए जाते हैं, जिनका डेली प्रोडक्शन होता है 1.5 से 2 लीटर, या बोले तो 1500 से 2000 मिलीलीटर। अब बात करो, देखो स्टमक के अंदर हाईली एसिडिक नेचर का जूस सिक्रेट किया जाता है, जो 1 to 3 जिसकी पीएच होती है, HCl की वजह से। इसका HCl सिक्रेट होता है स्टमक के अंदर बहुत ज्यादा, तो इसकी वजह से जो ये गैस्ट्रिक जूस है इसका पीएच भी कैसा पाया जाता है, 1 to 3 के बीच में, जो कि हाईली एसिडिक होता है। अब गैस्ट्रिक जूस है उसके अंदर देखो 99% तो क्या होता है, वो लिक्विड ही रहता है। उसके बाद है 1% जो सॉलिड पोर्शन उसके अंदर रहता है। तो उसके अंदर 2 चीजें हैं, एक ऑर्गेनिक पोर्शन होता है, एक इनऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक में क्या है, एंजाइम्स आते हैं, और इनऑर्गेनिक्स में जितने भी हमारे मिनरल्स आते हैं। अब एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, पेप्सिनोजन पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है, गैस्ट्रीन और रेनिन। रेनिन का मैंने आपको काम बताया, ये क्या होता है, मिल्क कर्डिंग एंजाइम बोलते हैं इसको।
म्यूकस है वो क्या करता है, देखो स्टमक की क्या होता है, इस तरीके से स्टमक की स्ट्रक्चर है। अब स्टमक के अंदर HCl है वो बनता रहता है, तो ऐसे अगर ये इतना ही कंटिन्यूअसली ऐसे बनता रहे और यहाँ पर कुछ प्रोटेक्शन के लिए ना हो तो स्टमक की लेयर जल सकती है, क्योंकि इतना हाईली तेजाब जैसे एसिडिक रहता है। लेकिन ये नहीं जलता है, क्यों? क्योंकि जो इसकी लेयर को HCl से प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, म्यूकस सिक्रेट किया जाता है म्यूसिन सेल्स के द्वारा, म्यूकस जो नेक सेल्स थी स्टमक के अंदर उनके द्वारा। तो ये म्यूकस क्या करता है, इस स्टमक की को HCl से बर्न होने से, इंजरी से बचाता है। उसके बाद है पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिन, ये अब हम आगे पढ़ते हैं। अच्छा, अब है इनऑर्गेनिक में कौन सा, सबसे पहले तो हाइड्रोक्लोराइड HCl एसिड पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, पोटेशियम, क्लोरीन और कैल्शियम। अब बात करते हैं HCl। देखो HCl क्या करता है, पेप्सिनोजन एक एंजाइम होता है जो कि क्या किया जाता है, स्टमक के अंदर पाया जाता है, उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है। अब ये कैसा होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और इसको एक्टिवेट करके किस में कन्वर्ट करता है, पेप्सिन। तो HCl का सबसे मेन काम क्या होता है, पेप्सिनोजन को एक्टिव करके पेप्सिन में कन्वर्ट करने का। अब एंजाइम है, अब इसका दूसरा काम क्या होता है, अब ये पेप्सिनोजन होता है, जो ये पेप्सिन है ये क्या करता है, देखो पेप्सिन से याद रखना है प्रोटीन पेप्सिन ऐसे। तो ये क्या करता है, प्रोटीन का जो डाइजेशन में हेल्प करता है वो कौन करता है, ये पेप्सिन। उसके बाद रेनिन मैंने बताया मिल्क कर्डिंग एंजाइम होता है, ठीक है। उसके बाद है इंट्रेंसिक फैक्टर। तो इंट्रेंसिक क्या होता है, फैक्टर क्या करते हैं, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। उसके बाद है, अब ये म्यूकस क्या करता है, मैंने बताया कि HCl और रेनिन से डैमेज ना हो स्टमक की लेयर्स, उससे प्रिवेंट करता है। अब स्टमक के और फिर क्या है, प्रिवेंट फ्रिक्शन ऑफ स्टमक लेयर्स ड्यूरिंग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जब खाने की आपस में मूवमेंट होती है, इसकी मसल लेयर मूवमेंट करती है, तो उस टाइम स्टमक को प्रिवेंट करने का काम करता है। तो अब बात करते हैं स्टमक के फंक्शन की। तो अब बात करते हैं स्टमक के फंक्शन की। तो सबसे पहले टेम्परेरी, जैसे इसका नाम ही होता है फूड रिजर्वोयर, सेकंड नेम ही इसका होता है फूड रिजर्वोयर। तो ये क्या करता है, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करने का काम करता है। टेम्परेरी हीमोपोइटिक फंक्शन, मैंने बताया कि ये इंट्रेंसिक फैक्टर सिक्रेट करता है, जो कि क्या करता है, विटामिन B12 है उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और विटामिन B12 क्या करता है, RBC फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो इसका फंक्शन कैसा हो गया, हीमोपोइटिक फंक्शन। इसके बाद क्या है, मिक्सिंग ऑफ फूड। तो मैंने बताया कि जब बोलस है वो सलाइवा मिक्स फूड के अंदर सलाइवा मिक्स होकर बोलस बना, उसके बाद है जब ये बोलस को के अंदर HCl मिलता है, बोलस के अंदर जब HCl मिक्स होता है तो एक कंटेंट फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं काइम फॉर्मेशन। तो ये क्या करता है, फूड को मिक्स करके उसको काइम में कन्वर्ट करने का भी काम करता है। आयरन को प्रिपेयर करता है एब्जॉर्प्शन के लिए, और है प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। हमने पढ़ा कि पेप्सिनोजन से पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, और ये पेप्सिन मतलब प्रोटीन, तो ये प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, और बॉडी से वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करता है। उसके बाद है जो ये HCl प्रोड्यूस करता है, और ये HCl है बहुत सारे काम में मदद करता है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको किल करता है, वायरस को किल करने का काम करता है, जितने भी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुंचे हैं उनको किल करने का काम करता है, डिस्ट्रॉय करता है, एसिडिक पीएच को मेंटेन करता है स्टमक की, और पेप्सिनोजन से पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, और रेनिन एंजाइम सिक्रेट करता है। रेनिन मतलब RENIN, मिल्क कर्डिंग एंजाइम। उसके बाद है ये
जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है उसके 3 फेज होते हैं। कितने फेज होते हैं गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन के? 3 फेज होते हैं। एक होता है सिफेलिक फेज। सिफेलिक फेज मतलब कब? जब हमने ये इसको भी सिक्रेट करने के 2 रीजन है या 2 तरीके से होता है। एक होता है जब हमारा, ये हम अब आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद है गैस्ट्रिक फेज, फिर है इंटेस्टाइनल फेज। अब इनको एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले है सिफेलिक फेज। ये 2 कंडीशन में होता है। एक, जब हमने खाना हमारे मुंह में है तो उस दौरान क्या होता है कि नर्वस सिस्टम से हमारे स्टमक के अंदर मैसेज जाता है और ये गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है। दूसरा क्या होता है? अनकंडीशनल, हमने खाने को देख लिया है या सूंघ लिया है ना। कई बार होता है ना, समोसे की खुशबू आ रही है तो खाने का मन कर जाता है, तो उस दौरान भी क्या होता है कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है। तो ये दोनों कंडीशंस में क्या होगा कि जो हमारी एपेटाइट सेंटर है, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो एपेटाइट सेंटर कौन सा होता है? अमिगडाला और हाइपोथैलेमस के पास। कौन सा? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। ठीक है, ये पोर्शन यहाँ पर प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है वेगस नर्व को, जो कि क्या करती है? गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करती है। तो ये था हमारा कौन सा? सिफेलिक फेज। इसके बाद है अगला फेज, सेकंड फेज आता है हमारा कौन सा? गैस्ट्रिक फेज। इसमें क्या होता है? गैस्ट्रिक फेज मतलब समझ में आ रहा है कि स्टमक के अंदर कुछ कोई प्रोसेसिंग हुई है। तो ये कौन सा? जैसे बोलस। बोलस मतलब कि जो फूड पार्टिकल सलाइवा मिक्स होके आए थे स्टमक के पास, जैसे ही वो पाइलोरिक पार्ट में पहुंचे तो वहां पर कौन सी सेल प्रेजेंट थी? जी सेल प्रेजेंट थी। वो क्या करती है? गैस्ट्रीन है वो सिक्रेट करती है, और ये गैस्ट्रीन क्या करता है? स्टिमुलेट करता है पैराइटल सेल्स को, जो कि प्रेजेंट थी किसके अंदर? स्टमक के अंदर। और ये क्या करती है? HCl सिक्रेट करती हैं। इसके बाद है इंटेस्टाइनल फेज। इंटेस्टाइनल फेज की मैं बात करूं, मतलब क्या है? रिलेटेड टू इंटेस्टाइन। ये खाना हमारा स्टमक के पास पहुंचता है तो इसके अंदर क्या होता है? HCl मिक्स होता है ना। तो जैसे ही स्टमक से ये निकल के और यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन गया, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पोर्शन कौन सा? यहाँ पर ड्यूडिनम। तो जैसे ही ड्यूडिनम के पास खाना पहुंचता है तो वहां पर पेनक्रियाज को स्टिमुलेट किया जाता है। किसके लिए? कोलिसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन। कोलिसिस्टोकाइनिन मतलब CCK शॉर्ट फॉर्म में बोले तो, और सिक्रेटिन, 2 एंजाइम सिक्रेट करने के लिए किसको? पेनक्रियाज को स्टिमुलेट किया जाता है। और ये क्या करते हैं? 2 एंजाइम सिक्रेट किए जाते हैं जो कि क्या करते हैं? पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करते हैं। क्योंकि देखो, इस खाने के अंदर क्या है? एसिडिक नेचर ज्यादा है ना, HCl मिक्स हो रखा है। तो इसको क्या करना है? अब ये क्या करेगा आगे फर्दर जाके? हमारे जो इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं उनको बंद करने का काम कर सकता है। तो उसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा? बेसिक इन नेचर या एल्कलाइन इन नेचर बनाना पड़ेगा। तो क्या किया जाता है? पेनक्रियाज को स्टिमुलेट किया जाता है कि वो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो सिक्रेट करे, जो कि क्या करता है? न्यूट्रल करने का काम करता है इस HCl, हाई HCl वाले फूड को। हाई HCl वाले फूड को। इसके बाद है, अब है, अब ये सिक्रेटिन तो क्या करता है कि पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है। इसी तरीके से जो कोलिसिस्टोकाइनिन है वो क्या करता है? गोल ब्लैडर को कॉन्ट्रेक्शन कराता है, जो कि क्या करता है? गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है। किसके लिए? कि बाइल वो रिलीज करे। और ये बाइल क्या करता है? फैट को इमल्सिफाई करता है, मतलब इमल्सिफाई करता है। और क्या करता है? पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करने के लिए। इसके बाद है, अब ये था हमारे टोटली फंक्शनिंग, टोटली डाइजेस्टिव जितने भी जूसेज हैं उनकी फंक्शनिंग। इसके बाद है एम्प्टी ऑफ स्टमक, मतलब खान स्टमक के अंदर कोई कंटेंट गया है तो वो कितनी देर में खाली हो रहा है हमारा स्टमक। देखो, सबसे पहले अगर कोई भी लिक्विड आइटम गया है, जैसे कि कोई जूस हमने पिया है, तो वो 30 मिनट के अंदर क्या हो जाता है? वो स्टमक से आगे पास हो जाता है। सेमी लिक्विड फ्लूइड, जैसे कि कोई सेमी लिक्विड, ना वो सॉलिड है ना वो लिक्विड है, तो सेमी सॉलिड अगर कोई गया है तो उसमें 1 से 2 घंटा। सॉलिड अगर कोई गया है तो उसको 3 से 4 घंटे लग जाते हैं स्टमक को खाली होने में। फिर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है 2 घंटे के अंदर, प्रोटीन 3, और फैट सबसे ज्यादा टाइम लगाता है 4 घंटे। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि अच्छा खासा फैट खाने के बाद बॉडी की एक्सरसाइज या बॉडी की जो भी है मूवमेंट्स करानी चाहिए, वरना वो फैट बॉडी के अंदर डिपॉजिट होता रहता है, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा टाइम लगता है और सबसे ज्यादा एफर्ट लगते हैं फैट को डाइजेस्ट होने में। तो ये था हमारा टॉपिक स्टमक। अब इसके बाद हमारा, अब तक हमने पढ़ा इसके अंदर स्टमक, स्टमक की हमने अनॉटमी पढ़ी, सेम उसकी फिजियोलॉजी पढ़ी। अब उसके कौन कौन से जूस सिक्रेट होते हैं, उसका फंक्शनिंग क्या है, HCl क्या है,
और स्टमक की जो हमने लेयर्स पढ़ी, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उस लेयर्स में भी हमने मसल लेयर पढ़ी, वो मसल लेयर है वो अलग से 3 तरीके की थी, 3 टाइप्स की थी, ये सब हमने पढ़ा। उसके बाद लास्टली हमने गैस्ट्रिक जूस जो हमारा सीक्रेट होता है, तो वो उसके फेजेज पढ़े, जिसमें गैस्ट्रिक फेज, सिफेलिक फेज और कौन सा था हमारा इंटेस्टाइनल फेज, ये सब हमने पढ़े। उसके बाद लास्ट हमने पढ़ा कि स्टमक एम्प्टी कौन कितनी कितनी देर में, कौन से फूड पार्टिकल कितनी देर में डाइजेशन हो जाता है। अब इसके बाद हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हमारा इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन 2 तरीके की, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद हमारा आएगा लीवर, उसके बाद हमारे पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ये सब पढ़ने के बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे इसका डिजीज पोर्शन। तो अगर वीडियो पसंद आई हो और वीडियो से रिलेटेड कोई, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर इस वीडियो के कंटेंट में कोई भी मिस्टेक लगे या कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार प्लीज मैसेज जरूर कीजिएगा। और अगर ये आगे की फर्दर वीडियोज आपको देखनी है या आपको ये सीरीज पूरी करनी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।